मार्क्विस अपने स्थान पर आराम से बैठ गया और कहा, चलो। गाड़ी चल पड़ी। 4 घोड़ों की वह गाड़ी मैदान से चलकर एक ढलुआ पहाड़ी पर चढ़ गई। यहाँ से उजड़ा और वीरान देश दिखाई पड़ रहा था। पहाड़ी के नीचे दूसरी ओर एक छोटा गांव था। दूर पर गिरजे की एक मीनार, एक हाथचक्की, एक शिकारगाह और एक ऊंची चट्टान पर बना किला जो जेल की जगह काम आता था। एक सराय और पड़ाव था। वहां जाकर मार्क्विस की गाड़ी रुक गई। गांव टूटा और उजड़ा हुआ सा था। न कोई अच्छी सड़क थी, न मकान, न बसा, न दुकान, न चहल पहल, न रौनक। गरीब लोग, गरीब गांव, गरीब का सामान। लोग अपने अपने दरवाजों पर बैठे थे। कोई खाने के लिए प्याज छोल रहा था, कोई मैले कुचले कपड़ों पर बेलन लगा रहा था, कोई घास पात भोजन के लिए साफ कर रहा था। यही उनके गांव की पैदावार थी। राज्य कर, गिरजों का घर, जमींदार का कर, यहाँ का कर, वहाँ का कर, न जाने क्या क्या उन्हें देना पड़ता था। इस देने के बाद उनके पास क्या बचता था? फिर भी वे अपने पड़ोस से जी रहे थे और गांव किसी तरह अपना अस्तित्व बनाए हुए था। धर्मशास्त्र, पुरोहित, राजा और रईसों के पेट से उभरकर गरीबी ही उनके लिए बच गई थी। गांव में बहुत से दुबले, कमजोर और अधपेट खाना खाने वाले बच्चे थे। कुत्ता बिल्ली कोई दिखाई नहीं पड़ता था। मार्क्विस की शान शौकत वाली बुद्धि ने गांव के लोगों में एक कौतूहल पैदा कर दिया। वे उसे देखने के लिए दौड़ पड़े और उन्हें गांव के एक पोस्टमास्टर एवं मुखिया वहाँ से गेबिले तथा एक सड़क बनवाने वाला भी था। मार्क्विस ने अपने पहुँचवान से कहा, जरा उस आदमी को तो बुलाओ जो आ गया सरकार। कहकर पहुँचवान मार्क्विस के इशारे पर जाकर सड़क बनाने वाले को पकड़ लाया। मार्क्विस, मैं तुम्हारे पास से गुजरा था, सड़क बनाने। हाँ सरकार। मार्क्विस, तुम काम छोड़कर मेरी गाड़ी की ओर क्यों घूर रहे थे? सड़क बनाने वाला, श्रीमान जी, मैं उस आदमी को देख रहा था। मार्क्विस कहकर बोला, कैसा आदमी? कौन सा आदमी? मूर्ख, तुम मेरी गाड़ी के नीचे क्यों झाँक रहे थे? सड़क बनाने वाला, अपराध समझ कर आदमी श्रीमान की गाड़ी के नीचे लटक रहा था। मार्क्विस, यह कैसे हो सकता है? उस आदमी का क्या नाम था? वह कौन था? सड़क बनाने वाला, सरकार क्षमा करे, वह इस प्रदेश का रहने वाला न था। मैंने पहले कभी उसे न देखा था। मार्क्विस, वह मेरी गाड़ी के नीचे लटक रहा था। अब तक तो मर चुका होगा। जी तो मैं भी समझ रहा था। वह इस तरह शरीर का नीचा किए लटक रहा था। मार्क्विस, तो भी वह कैसा था? सड़क बनाने वाला, श्रीमान, वह एक लंबा तगड़ा आदमी था। वह शीशे पैर तक दूर से ढक गया था। मार्क्विस, तुम वज्र मूर्ख हो क्यों मेरी गाड़ी से लटकते हुए चोर को देखते रहे और इतना बड़ा मुंह न खोला? पहुँचवान, इससे मेरे सामने से हटा दो। इससे पहुँचवान कड़कर बोला, सुना कि नहीं, हमारे मालिक की आंखों से ओझल हो जा। मार्क्विस ने गांव की मुखिया श्री गेबिले को बुलाया और कहा, देखिए महाशय गेबिले, अगर वह आदमी रात को गांव में आ जाए तो उसे गिरफ्तार कर लेना। यह भी मालूम करना कि इधर आने का उसका प्रयोजन बुरा न था। गेबिले अभिवादन करके बोले, यही करूँगा सरकार। मार्क्विस सड़क बनाने वाले को लक्ष्य करके बोला, ए मूर्ख, तब यह तो बता कि मेरी गाड़ी रुकने से पहले वह कूद गया क्या? सड़क बनाने वाला, कूद गया सरकार, इस तरह जैसे कोई पानी में छलांग मार जाता है। मार्क्विस, गेबिले, सुन लिया, ध्यान रखना, इस तरह का कोई आदमी आया हो तो पहुँचवान चलाओ, जल्दी करो। गाड़ी रवाना हुई। वायु वेग से वह चलती चली गई जब तक कि चट्टानी चढ़ाई न आई। 1-1.5 मील के बाद एक बड़े मकान और उसके आसपास के छायादार वृक्षों के पार्श्व में वह जा पहुंची। मुख्य द्वार के भीतर से एक मिसाल की रोशनी गाड़ी पर पड़ी और फाटक उसके लिए खुल गया। मार्क्विस ने गाड़ी से नीचे पैर रखते ही कर्मचारी से पूछा, मेरा भतीजा इंग्लैंड से आने वाला था, वह अभी नहीं पहुंचा क्या? नौकर ने आगे बढ़कर अभिवादन किया और शिष्टाचारपूर्वक कहा, नहीं सरकार, हम लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मार्क्विस गाड़ी से उतरकर पत्थर के बने हुए बुझाए महल में प्रविष्ट हुआ। 200 साल पहले का बना हुआ भारी भारी पत्थरों की मोटी खिड़कियों और ऊंची छतों वाले वह मकान चांदनी रात में भी डरावना दिखता था। उसकी बाहरी सजावट में भी पूरी तरह पत्थर का ही उपयोग हुआ था। पत्थर की
वाले मालिकों की हड्डी शासन की याद दिला रहे थे। ऐसा लगता था कि कोई महादानव अपनी मधुदृष्टि और लाठी की छाया निर्माण के समय ही गहरा इस पर छोड़ गया था। ऐसे परस्पर प्रसाद में मार्क्विस पीछे पीछे साल लिए उसका सत्य आगे आगे चल रहे थे। एक के बाद एक कमरा, बरामदा, आंगन और चौबारा पार करते थे। मार्क्विस के खास निवास वाले भाग में इससे और बड़े बड़े 3 कमरे थे। एक शयनकक्ष, 2 कमरे और इन कमरों में शाही ढंग की सजावट और सुविधा थी। एक कमरे में बड़ी सी मेज पर 2 आदमियों के लिए खाना सजाया हुआ था। उस मेज की ओर दृष्टि देखकर मार्क्विस ने कहा, मेरा भतीजा अभी तक नहीं पहुंचा है। शायद रात को भी न पहुंचे, फिर भी भोजन लगा रहने दो, मैं 1 घड़ी में तैयार होकर आता हूँ। रतिन ने कर आवेश ग्रहण किया। मार्क्विस दूसरे कक्ष में जाते जाते रुक गया और बाहर ऐसा करके बोला, वह क्या है? बोलते ही यह कहा सरकार। मार्क्विस से खिड़की खोलो और बाहर भली प्रकार देखो। भृत्य ने खिड़की खोली, इधर उधर देखा पर कुछ दिखाई न दिया। आकर अपने स्वामी से बोला, कुछ नहीं सरकार, वृक्ष की छाया और सुनसान रात्रि के सिवा बाहर कुछ नहीं है। मार्क्विस, अच्छा तो खिड़की बंद कर दो। भृत्य, अभी करता हूँ। मार्क्विस भोजन करने बैठा कि कुछ देर में उसके कानों में गाड़ी की पहियों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। वह जब आकर महल के द्वार पर ठहर गई तो उसने कहा, देखो तो कौन आया। इसी समय उसके भतीजे के पहुंचने की सूचना दी गई। मार्क्विस ने कहा, उससे कहो कि खाना उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। दूसरे ही क्षण भृत्य श्री चार्ल्स डार्ने को साथ लेकर आप पहुंचे और कहा, श्रीमद चार्ल्स डार्ने। मार्क्विस, आओ चार्ल्स, अभी तुमने खाना खाया तो न होगा। चार्ल्स, खा चुका हूँ धन्यवाद। आप तो कल पेरिस चले थे। मार्क्विस, हाँ, और तुम? चार्ल्स, मैं सीधा आ रहा हूँ। मार्क्विस, लंदन में? जी हाँ। मार्क्विस, तुम तो कभी से आ रहे हो थे। मार्क्विस, मैं तो सीधा यही आया हूँ। मार्क्विस, खैर मेरा आज से ये नहीं था कि रास्ते में बहुत समय लगाया, बल्कि तुम यहाँ आने के लिए बहुत दिनों से सोच रहे थे। चार्ल्स, लंदन में अनेक तरह की झंझटों के कारण आना नहीं हो सका था। मार्क्विस, हाँ सच ही तो है। फिर भृत्य की ओर मुँह करके कहा, तुम अब जा सकते हो। वह अभिवादन करके कक्ष से बाहर हो गया। चचा भतीजे अकेले कमरे में रह गए। तब चार्ल्स ने कहना शुरू किया, मेरे पास बस आने का कारण तो शायद आप जानते होंगे। मैं क्यों चला गया था यह भी आपको पता है। उसने तो मुझे बड़ी आफत में डाल दिया था, लेकिन चूँकि वह पवित्र उद्देश्य था, इसलिए अगर वह मुझे मृत्यु के मुँह में भी ले जाता तो कोई बात न होती। मार्क्विस, नहीं ऐसा मत कहो चार्ल्स, खैर लेकिन मुझे तो सत्य ही है कि अगर वह मुझे कब्र के किनारे ले जाकर खड़ा कर देता तो आप रोकने की कुछ चेष्टा करते। जहाँ तक मैं जानता हूँ आप तो यही प्रयत्न करते कि मैं अपने उद्देश्य को प्राप्त न कर सकूँ। मार्क्विस ठटक कर हंस पड़ा और बोला, नहीं भतीजे, ऐसी बात नहीं है। चार्ल्स, जो भी हो मैं जानता हूँ आप अब भी हर तरह से मुझे रोकेंगे। आप इस बात की रस्मी परवाह नहीं करेंगे कि वे तरीके उचित है या अनुचित। मार्क्विस, चार्ल्स, मैंने तुमसे उस समय भी कह दिया था, तुम्हें वह सब याद होना चाहिए। चार्ल्स, याद है। मार्क्विस, अच्छी बात है, धन्यवाद। चार्ल्स, मेरा विश्वास है कि आज सम्राट से आपके अच्छे रसूख होते तो आप उनसे एक पत्र अवश्य प्राप्त कर लेते, जिसे मैं जीवन भर के लिए कारागार में भेज दिया जाता। मार्क्विस, हाँ ये बहुत संभव। अपने परिवार की सम्मान रक्षा के लिए मुझे तुम्हें इस तरह का कष्ट देना पड़ता। चार्ल्स, तो मेरा सौभाग्य है कि परसों सम्राट ने आपसे बहुत रूखा व्यवहार किया। मार्क्विस, सौभाग्य तो नहीं कहना चाहिए भतीजे। कुछ दिन अगर तुम एकांत में रह जाओ तो तुम सुधर जाओगे, लेकिन दुख तो यह है कि पत्र सरलता से नहीं मिला करते। पत्र तो सभी चाहते हैं पर मिलते कि नहीं।
को ही है। यह बहुत बुरा है। आज हर मामले में फ्रांस बदल गया है। बहुत ही बुरा समय आ गया है। हम लोगों को सब सुविधाएं खत्म हो रही है। अपने आप को कायम रखना कठिन हो गया है। एक नया दर्शन, एक नई विचारधारा सब कुछ चौपट किए दे रहे हैं। चार्ल्स, आप दुखी क्यों होते हो? हम लोगों ने अपने स्वार्थ को इतना गहरा गाड़ लिया कि पुराने ज़माने में और आजकल भी मेरा विश्वास है कि सारे फ्रांस में हम ही सबसे अधिक घृणास्पद माने जाते हैं। आपने चारों ओर के देश में एक भी आदमी ऐसा नहीं जिससे हम आंखें मिला सके। कोई हमें प्रेम और स्वार्थ की दृष्टि से नहीं देखता। सबकी दृष्टि में हमारे ओर से भय और शंका का प्रवेश हो चुका है। मार्किस, भतीजे, तुम ये नहीं जानते कि हमारे ख्याति लब्ध उनकी मान प्रतिष्ठा के लिए तो यह प्रशंसा की बात है। दमन और आतंक ही तो टिकाऊ चीज़ें हैं। जब तक कि इस महल की छतें सही सलामत और जब तक भय और आशंका विद्रोही दिलों पर छाई है, तभी तक ये कुत्ते हमारे आगे पीछे जाते हैं। तुम्हारी मैं नहीं जानता, पर जब तक मेरे दम में दम है तब तक मैं अपने कुल के गौरव की रक्षा करूँगा। चार्ल्स, चाचा जी, आप नहीं समझते। हम लोगों ने कांटे बोए थे वे अब उग आए हैं। उनकी फसल ही अब हम काट रहे हैं। मार्किस, हम लोगों ने कांटे बोए थे। शाबाश बेटे। चार्ल्स, हमारे प्रतिष्ठित परिवार का सम्मान हम दोनों के लिए बहुत महत्व रखता है, परंतु अपने तरीके से। मेरे पिताजी के समय भी हम लोगों ने भूल की। हमने हर व्यक्ति को जो हमारे आनंद के रास्ते में आया कष्ट पहुँचाया, उसे कुचल दिया। इस बात की परवाह नहीं की कि इससे हम अपने चारों ओर नफरत की एक दुनिया पैदा कर रहे हैं। मेरे पिताजी के जुड़वा भाई और परिवार के उत्तराधिकारी आप भी तो उनसे अलग नहीं है मार्किस, किंतु उनकी मृत्यु ने हम दोनों को अलग कर दिया है। चार्ल्स, अरे मुझे ऐसी व्यवस्था के साथ बांध कर छोड़ दिया है जो मेरे लिए अत्यंत भयावनी है। हम उसके लिए उत्तरदायी है, किंतु विवश है। मुझे याद है मेरी स्वर्गस्थ माता ने अंतिम समय मुझे कहा था कि मैं दया का विस्तार करूं। उसकी वे आँखें, उसके वे बोल मुझे कभी नहीं भूल सकते, जिनका स्पष्ट आशय था कि मैं लोगों को वह सब कुछ लौटा दूं जो हमारे महिमाशाली कुल ने कभी उनसे छीन लिया था। इस संबंध में जब भी मैंने आपसे सहायता की आज की चाहिए, मुझे निराश होना पड़े। चार्ल्स से कह कर दूसरी ओर देखने लगा। मार्किस, मेरे प्यारे भतीजे, मुझसे इस तरह की आशा करके तुम सदा ही निराश होना पड़ेगा। मैं उस व्यवस्था को कब तक अपने साथ लेकर अमर कर जाऊंगा जिसमें मैंने जीवन गुजारा है। लेकिन भतीजे, तुम कहीं के नहीं रहोगे। चार्ल्स, यह जागीर और फ्रांस दोनों मेरे लिए मुझसे दूर है। मैं दोनों और अंतिम नमस्कार करता हूँ। मार्किस, दया वे तुम्हारे हैं जो तुम उन्हें छोड़ रहे हो। फ्रांस भी हो भी सकता है, पर जागीर भी तुम्हारी है क्या? चार्ल्स, मैं इस जागीर के लिए कभी दावा न जताऊँगा। आप कल मर जाए और मैं इसका उत्तराधिकारी हो जाऊँ तो भी मैं इसे त्याग दूँगा। मैं जानता हूँ कि जागीर एक अराकर गिरने वाली सड़ी गली मीनार है। इसका निर्माण गरीबों की स्याही, अन्याय, अत्याचार, ऋण, भूख, आंसू, बलात्कार, नग्नता, बंधन और न जाने किन किन उपकरणों से। मैं तो ऐसी हस्ती के हाथों में इसे दे देना पसंद करूँगा जो मानव अधिकारों को मानती हो और धीरे धीरे इसे इन अभागों लोगों के लिए मुक्त कर दे जिनका इस पर वास्तविक अधिकार है। यह उन्हीं लोगों को है जो और उन्हीं के लिए है। इस जागीर और समस्त संपत्ति के ऊपर एक भारी अभिशाप है। मार्किस, लेकिन क्या मैं पूछूं भतीजे कि तुम आखिर किस तरह रहोगे? चार्ल्स, मैं रहूँगा वैसे ही जैसे देश के लाखों लोग रहते हैं जिनके पीछे कुलीनता का गर्व है। उन्हें भी आगे उसी तरह रहना होगा। पवित्र श्रम किए
बिना भविष्य में किसी का गुजारा नहीं है। मार्क्विस जैसे कि इंग्लैंड में, हाँ, जो यश वश की मर्यादा को मेरे हाथों से न इस देश में धब्बा लगेगा न कहीं दूसरी जगह। मार्क्विस, तुम्हें इंग्लैंड बहुत अच्छा लगता है, यद्यपि वहाँ तुम कोई उन्नति नहीं कर पाए। चार्ल्स कैसे कर सकूँ, जबकि आपने वहाँ भी मेरा जीवन दुर्भर बना दिया है, फिर भी और मेरे लिए आराम और सुरक्षा का स्थान। मार्क्विस, हाँ, अंग्रेज़ों को इसका गर्व है कि उनके देश ने बहुतों को शरण दी है। तुम शायद जानते होंगे वहाँ एक और आदमी गया है, एक डॉक्टर। चार्ल्स, हाँ। मार्क्विस अपने बेटी के साथ। चार्ल्स जी, हाँ। मार्क्विस व्यंग्यात्मक हंसी की मुद्रा में बोला, लेकिन तुम थक गए होंगे बेटे। अच्छा, जाओ आराम करो, कल सवेरे हम लोगों की बातें होंगी। फिर जोर से आवाज़ देकर नौकर को बुलाया और कहा, देखो, चार्ल्स के सोने का जहाँ प्रबंध किया गया है वहाँ रोशनी दिखाकर इन्हें पहुँचो। चार्ल्स डांटने धोते के साथ उठकर चला गया। इसके जानने पर मार्क्विस बड़बड़ाया, और हो सके तो ऐसे भतीजे को बिस्तर के साथ ही जलाकर राख कर देना। दूसरे दिन सवेरा हुआ, डंडा कंपाता हुआ सवेरा। बेटे ने मार्क्विस के कमरे में प्रवेश किया तो वह भय से चीख पड़ा। मार्क्विस खून से लथपथ अपने बिस्तर में पड़ा था, एक छुरा उसकी छाती में आर पार हो गया था। बेटे की चीख ने उस पत्थर के प्रसाद में हड़कंप मचा दी। समस्त नौकर चाकर पहरेदार दौड़ पड़े। एक नौकर ने भागकर चार्ल्स डांटने को खबर दी। मोइकिया गेबिले उससे आदमी की पूछताछ करके लौटे जो पिछली शाम को मार्क्विस गाड़ी के नीचे लटका हुआ देखा गया था। वह और चार्ल्स डांटने सब इस दुर्घटना से बुरी तरह भयभीत हो उठे। गेबिले तो पागलों की तरह चिल्ला पड़ा, हत्या, हत्या, मेरे स्वामी मार्क्विस की हत्या। अरे, किस दुष्ट ने ऐसा दुष्कृत्य किया? बच्चे ने सामने आकर बताया, रात में किसी को पता नहीं चला। अभी में खिड़की खोलने आया तो खून की नदी बहती हुई देखी। गेबिले, और किसी को देखा? बच्चे, नहीं, और कोई नहीं था, एक चिड़िया भी नहीं। वे इस तरह प्राणहीन पड़े थे, छुरा उनकी छाती में घोंपा हुआ था। चार्ल्स मार्क्विस की लाश पर झुककर, और छुरे के नीचे ये क्या है? गेबिले, कागज दिखता है, उस पर क्या लिखा हुआ है? चार्ल्स से लाओ, देखिए क्या लिखा है। चार्ल्स से पुर्जा लेकर पढ़ने लगा। उस पर लिखा था, इसे जल्दी से कब्र में दफना दो। लिखने वाले के हस्ताक्षर की जगह जेम्स अंकित था। के स्नेह तरल व्यवहार ने उन्हें बहुत कुछ स्वस्थ बना दिया था, फिर भी कभी कभी उन्हें बंदी जीवन की याद आ जाती थी। तो मार्नेट है को डॉक्टर मैनेट तब तक वे एक प्रकार की मानसिक विस्मृति खो जाते थे। मार्च से 24 फ्लोरी इस परिवार के एक निकटता व्यक्ति बन गए थे। वे कभी कभी इनके घर चक्कर लगा जाते थे। इनके लिए डॉक्टर मैनेट और फ्री दोनों के हृदय में एक सम्मानपूर्ण स्थान था। उधर चार्ल्स डांटने और सिडनी कार्टन दोनों ही युवक कभी कभी आने जाने लगे थे। पूर्व अध्याय में मार्क्विस की हत्या का उल्लेख हो चुका है। उस घटना को भी 1 साल होने आया है। अब चार्ल्स डांटने इंग्लैंड में जम गए हैं। वे एक स्कूल में फ्रेंच अध्यापक है। वे कभी कभी कैम्ब्रियन में चले जाते हैं, पर शेष समय लंदन में ही व्यतीत करते हैं। उनका लूसी मैनेट से लगाव इस कदर बढ़ गया है कि डॉक्टर मैनेट ने लूसी का विवाह उनके साथ कर देने का वचन दिया। सिडनी कार्टन जब कभी इस घर में आता है तो एक विचार गमन की दशा में कभी बोलने लगता है, जो बोलते ही रह जाता है, पर चुप रहता है तो चुप ही रह जाता है। एक लापरवाही की मनोदशा में निरंतर मग्न रहने वाला यह सुसंस्कृत युवक कुछ अजीब सा लगता है। कभी गहन छाया में उसका मानस ढका होता है तो कभी मुक्त प्रकाश में वह जगमगाता दिखाई देता है। उसके लिए वहाँ आने की कोई समय नियत नहीं है। कभी वह अंधेरी रात में ही उधर चला आता है, कभी डगमगाते हुए प्रभात से। जब वह शराब उसके उत्भ्रांत मनस को शांति नहीं दे पाती, तब उसके पैर से डॉक्टर मैनेट के निवास स्थान की ओर ले चलते हैं। वह क्या करे? वह विवश हो जाता है और बिना विघ्न बाधाओं की चिंता किए वह पहुँचता है। अगस्त का महीना था। सिडनी कार्टन उद्देश्यहीन पथ पर चला जा रहा था। अकस्मात उसे कुछ याद आया और उसके पैरों में स्फूर्ति दिखाई देने लगी। वह मुड़कर उन पत्थरों को पार करने लगा जो डॉक्टर मैनेट के निवास स्थान
की ओर जा रहे थे। आखिर वह उनके घर के द्वार पर आ खड़ा हुआ। घर में लूसी अकेली थी। वह इसी के साथ कभी भी आराम से बात नहीं कर पाती थी। आज भी जब वह आया और उसे कुछ अजीब सा लगा, वह टेबल के पास एक कुर्सी पर बैठी थी। वहीं से आगंतुक के चेहरे पर एक दृष्टि डालकर वह अपने काम में लग गए। आज उसे उसका चेहरा कुछ और तरह का लगा और उसने कहा, कार्टन माँ से आज क्या कुछ तबीयत खराब है? नहीं तो, लेकिन मेरा जीवन ही इस तरह का है कि वह स्वास्थ्य की परवाह नहीं करता। माई जी, मुझसे क्षमा कीजिए, मैं एक बात पूछती हूँ, क्या ऐसी क्या है, क्यों है? क्या इससे अच्छा जीवन नहीं बिताया जा सकता? ये बड़े दुख की बात है कि आप कार्टन अवश्य दुख की बात है लूसी, तो कुछ अच्छा जीवन बिताने का प्रयत्न करो। उससे ने नम्रता से पूर्वक आग्रह के बाद अपनी आंखें उठाकर कार्टन की ओर देखा। उसके अचरज की सीमा न रही जब उसने देखा कि कार्टन की आंखों में आंसू भरे आए हैं, साथ ही उसके कंठस्वर भी अश्रुसिक्त था। जब वह उतरे बोला, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो बहुत आगे बढ़ आया हूँ, मैं अब किसी तरह सुधर नहीं सकता, मैं तो पतन के गर्त में गिरता हो जाऊँगा, गिरता ही जाऊँगा। कार्टन टेबल पर झुक गया। उसने अपनी आंखों को दबा लिया और बोला, कुमारी मैनेट, आप मुझे क्षमा करेंगी, मैं नहीं जानता मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं जो कहूँगा उसे क्या आप सुन सकेंगी? लूसी महाशय, कार्टन, अगर उससे आपका भला हो सकता है, अगर आप उससे सुखी हो सकते हैं, तो वह मेरे लिए भी सुख का कारण होगा। कार्टन, आपकी मधुर कृपा के लिए आभारी हूँ। लूसी महाशय, कार्टन, मुझे विश्वास है आपका भावी जीवन बहुत उज्ज्वल है, आप योग्यतम जीवन का आदर्श प्रस्तुत कर सकते। कार्टन ने चेहरे पर से हाथ हटा लिया और बोला, यह तो आपकी स्वाधीनता है, अपने संबंध में तो मैं ठीक जानता हूँ, मैं आपकी इस कृपापूर्ण अभिव्यक्ति को भी नहीं भूलूँगा। अगर यह संभव होता कि तुम बदले में उस आदमी को प्यार कर सकती हो यहाँ मौजूद है, इसका जीवन बेकार और निकम्मा है, जो शराबी है, जिसने अपने आप को बर्बाद कर लिया और जो यह जानता है कि अपने साथ वह तुम्हें भी बर्बाद कर देगा, तुम्हारे रूप पर ऊपर रंज और दुर्भाग्य की घड़ियाँ ला देगा, तुम्हें दुखी, दुष्टाग्रस्त और लांछित बना डालेगा, तुम्हें गिरा देगा और अपमानित कर डालेगा। मैं जानता हूँ ऐसे भाग्य के लिए आप कोई मृदुल कोमल भावना नहीं रख सकती, मैं उसकी मांग भी नहीं करता, यह हो भी नहीं सकता, मैं इतने पर आपकी कृतज्ञ हूँ। उसी इसके सिवा क्या दूसरा चारा नहीं? क्या मैं और तरीके से आपकी सहायता नहीं कर सकती? क्या मैं आपको नई दिशा की ओर नहीं ले जा सकती? आपके विश्वास का क्या कोई बदला नहीं हो सकता? आपने मेरे पर विश्वास करके ही अपने हृदय को मेरे सामने खोला है, ऐसा आप और किसी के सामने नहीं करेंगी। यही क्या आपके जीवन को नहीं मोड़ देने के लिए पर्याप्त नहीं है? कार्टन, नहीं, तुम्हारी मेहनत नहीं, अगर तुम और थोड़ा सुनोगी तो इतना भी नहीं कर सकोगी। मैं तुम्हें केवल यही बताना चाहता हूँ, तुम मेरी आत्मा का अंतिम सोपान थी। पिता के साथ तुम्हें देखकर मेरे मन में पुरानी इच्छाएं एक बार फिर जग गई। मैं बिल्कुल बेखबर था और यही समझता था कि जिस तरह की ज़िंदगी में उतर आया हूँ उसमें वे सुंदर सपन और सुनहरी कामनाएं कभी की मर चुकी है। अपने जीवन के उस अतीत बर्बाद के रंगीन दृश्य मेरे मानस में छीन फिर उदय होने लगे और मेरे भीतर नए और पुराने में संघर्ष होने लगा, लेकिन ये सब सपना था, कोरा सपना, सत्य से दूर, तथ्य से दूर। आंखों से वह नशा शीघ्र ही दूर हो गया, सपना टूट गया और मैं भिखारी सा यहाँ सोया था, वही आंखें मलकर अब बैठा। लूसी, क्या उसका एक अंश भी शेष नहीं रह सकता? कार्टन महाशय, सोचो तो जरा। कार्टन, नहीं। लूसी, तो क्या मैं तुम्हारा कुछ भी हित नहीं कर सकती? क्या तुमसे कोई आशा नहीं हो सकती? कार्टन, लूसी मैनेट, मुझसे कुछ हो सकता है तो यही कि मैं इस मधुर स्मृति की अपने हृदय में जीवन भर पोंछता रहूं। अब मैंने अपने हृदय की बात तुम्हें बता दी कि आज तक किसी को नहीं मालूम और न कभी मालूम होगी। यही एक चीज़ है जो मुझ में शेष है और जो तुम्हारी दया की अधिकारी है। क्या तुम
मुझे यह आश्वासन दे सकोगी कि तुम अपनी इस विश्वास निधि को आज मैंने तुम्हें सौंपा है, उसको तुम सुरक्षित रखोगी, कोई दूसरा उसे बटा न सकेगा। दूसरी, अगर आपको कोई सहारा मिल सके तो मैं वैसा ही करूँगी। कॉटन, सच निश्चय जानो, कॉटन अपने प्रियतम से भी सुरक्षित अवश्य लूसी अवश्य जी, जो आपकी है और आपने मुझ पर विश्वास करके मुझे दी है। मेरा कर्तव्य है कि मैं उसकी रक्षा करूं, उसका मान रखूं। कॉटन, धन्यवाद। परमात्मा तुम्हें सुखी रखे कुमारी लूसी मैनेट। याद रखना, इस दुनिया में एक आदमी है जो तुम्हारी प्रियतम वस्तु की रक्षा के लिए सहर्ष अपने प्राण दे सकेगा। अच्छा, विदा। लूसी मैनेट कुछ उत्तर न दे पाई और कॉटन उसके घर से निकल गया। चार्ल्स डार्ने और डॉक्टर मैनेट। उसी दिन लूसी कहीं बाहर गई थी। डॉक्टर मैनेट अकेले बैठे थे। पिछले जीवन की एक स्मृति उनके दिल और दिमाग में छा रही थी। उसी समय चार्ल्स डार्ने ने घर में प्रवेश किया। डॉक्टर मैनेट, आओ। चार्ल्स, आज तो कई दिनों में आए। हाँ चार्ल्स, हाँ जी, आप अच्छे तो है? लूसी मैनेट कहा है, दिखाई नहीं दे रही। डॉक्टर मैनेट, अब वह बाहर गई है पर शीघ्र आ जाएगी। आओ बैठो तो सही। चार्ल्स डार्ने उनके सामने बड़ी कुर्सी पर बैठ गए और बोले, यह तो अच्छा ही हुआ कि आप अकेले मिल गए। डॉक्टर मैनेट, क्यों? चार्ल्स, मैं आपसे एकांत में ही कुछ बात करना चाहता था, आप आज्ञा दे दो। डॉक्टर मैनेट, हाँ हाँ, मेरे पास आ जाओ और कहो। चार्ल्स, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब से हमारा परिचय हुआ है हमारे संबंध मधुर होते रहे हैं, उन्हें और दृढ़ देखने के विचार से मैं। डॉक्टर मैनेट, तो लूसी के बारे में कुछ कहना चाहते हो? चार्ल्स, जी हाँ, मैं आपकी पुत्री को प्रेम करने लगा हूँ। उसको ने मुझे उसके उन्होंने मुझे मोहित कर लिया है। उसके रूप ने मुझको मोहित कर लिया है। डॉक्टर मैनेट, लूसी से तुम्हारी बातचीत हो चुकी है? चार्ल्स, नहीं। डॉक्टर मैनेट, पत्र व्यवहार? नहीं। चार्ल्स, नहीं। डॉक्टर मैनेट, मेरे कारण तुम ऐसा नहीं कर सके, यही मैं समझ सकता हूँ। चार्ल्स, आपको और लूसी को देखकर कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वह उसको आपसे छीन ले जाए। मैं भी अपने प्रेम को आपके और लूसी के बीच में बाधक बनाकर नहीं लाना चाहता। फिर भी मैं आपको ये विश्वास दिलाने का साहस करके आया हूँ कि मैं उस हृदय से पार करता हूँ। डॉक्टर मैनेट, मैं तुम्हारे कथन पर विश्वास करता हूँ। चार्ल्स, किंतु मैंने जो कुछ आपसे कहा है, अगर उसके कारण आपको लूसी से अलग होना पड़े तो मैं अपने कथन को वापस ले लूँगा। लूसी आपकी बच्ची है और वैसी ही बनी रहेगी, बल्कि एक और बच्चा उसके कारण आपको मिल जाएगा। वे दोनों आपके जीवन के साथ आकर घनिष्ठता से जुड़ जाएंगे। काश ये संबंध संभव हो सके। डॉक्टर मैनेट, मैं तुम्हारी भावना और तुम्हारे हृदय वेग को समझ रहा हूँ। तुम्हारे प्रेम की गहराई के थाम पाना संभव नहीं है। मैं उस पर पूरी तरह भरोसा रखता हूँ। अच्छा, यह तो बताओ कि लूसी भी तुम्हें प्रेम करती है? चार्ल्स, कह नहीं सकता, उसके हृदय की बात वही जान सकती है। डॉक्टर मैनेट, तो तुम इस संबंध में मेरी सहायता चाहते हो? चार्ल्स, नहीं, पर यह तो मैं चाहता हूँ कि यदि आप मेरे प्रस्ताव को उचित और सच्चा समझते हो तो मेरे लिए कुछ करेंगे, यदि कोई दूसरा घनघोर घटाए। चार्ल्स डार्ने और लूसी मैनेट की विवाह में कोई अड़चन न आई। विवाह के बाद उनके एक सुंदर कन्या भी हो गई, इससे डॉक्टर मैनेट का जी और प्रसन्न रहने लगा। वह पूर्ण जीवन के कष्ट उनके लिए आज अतीत की वस्तु हो गए। स्वतंत्र नागरिक की तरह गर्व से वे जहाँ चाहे वहाँ जा सकते थे। इधर फ्रांस के आकाश में जन क्रांति की घटनाएं घनी होती जा रही थी। प्रतिदिन कोई न कोई ऐसे समाचार समुद्र को पार करके आते थे जिससे सुनने वाले को चिंता होती थी। उस शाम को लूसी और चार्ल्स बैठे थे। वे इधर उधर की चर्चा कर रहे थे कि चार्ल्स ने कहा, आज लॉरी मार्च से नहीं आए, अब क्या आएंगे? अब तो काफ़ी देर हो गई है। लूसी, आना तो चाहिए, ये एक बार आए बिना कब रहते हैं। आज शहर बैंक में कोई काम हो गया होगा, पर आएंगे अवश्य। बच्ची की सालगिरह के दिन वे न ये कैसे हो सकता है, आए ये कैसे हो सकता है? चार्ल्स, हाँ, सुना तो मैंने भी था कि आज फ्रांस से कुछ विशेष समाचार बैंक में आए हैं। तो
मौसी, क्या समाचार हो सकते हैं? चार्ल्स से लोग वे आ गए। लोरी माँ से आ गए। आइए। नमस्ते साहब। लोरी नमस्ते जी। आज तो बड़ी उमस हो रही है। चार्ल्स, तो हम लोग समझ रहे थे कि शायद अब आप आए। लोरी, मेरा भी यही अनुमान था कि आज की रात में ही काटनी पड़ेगी। इतना काम ज़िंदगी काटनी पड़ेगी। इतना काम कि बस मत पूछो। सारे दिन एक सर्जन का अवकाश नहीं मिलता। और आश्चर्य की बात यह कि मेरा सारा काम फ्रांस में ही आ रहा है। ऐसा लगता है कि लोग अपनी संपत्ति और जायदाद जल्दी से जल्दी फ्रांस से बाहर कर लेना चाहते हैं। चार्ल्स, ये तो बहुत बुरा है। लोरी, तुम तो बुरा ही कहते हो। मैं कहता हूँ कि अचानक उथल-पुथल होने वाली है। डॉक्टर मैनेट कहाँ है? मैं यहाँ रहा। कहिए। नमस्कार कहते हुए उसी क्षण डॉक्टर मैनेट घर में घुसे। लोरी, नमस्कार डॉक्टर साहब, आइए बैठिए। फ्रांस से समाचार आ रहे हैं कि डॉक्टर मैनेट अच्छे हैं कि बुरे? लोरी, बहुत भयानक। सुना है कि फ्रांस के हर गांव और हर कस्बे के लोगों के दल पेरिस की ओर उमड़ रहे। उन सबके पास हथियार है। पेरिस की ओर सड़कों पर छुरे, चाकू, कुल्हाड़ी, बंदूकें, तलवार, कटारी दिखाई पड़ती है। हथियारों से लैंस इस भीड़ के कुलीन और बड़े अमीरों को घेर लिया है। उच्च वर्ग के धनिक, स्त्री, पुरुष और बच्चे उनकी हिरासत में है। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं निर्दयता पर उनका वध किया जा रहा है। इस समय यहाँ कुछ भी सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर मैनेट, आखिरकार वह समय आ गया जब तूफान, जो बहुत दिनों से हमारे सिरों पर घूम रहा था, कोई परवाह नहीं। परिणाम क्या होता है? लोरी, परिणाम कहा? अभी तो महाप्रलय का आरंभ है जिससे सारा फ्रांस बह जाएगा। रक्त और मृत्यु। ओह चार्ल्स, आज की रात कितनी भयावनी है। उसी पिताजी, महाप्रलय हम लोगों के समीप आता जान पड़ता है। डॉक्टर मैनेट, मैं तो हृदय से उसका आह्वान करता हूँ। उस महाप्रलय का पुजारी बनकर मैं समा जाना चाहता हूँ। ओह लूसी आतंकित सी चार्ल्स की ओर खिसक गई। लोरी माँ से वृद्ध डॉक्टर मैनेट के दुर्दांत पुरुष की ओर आश्चर्य ताकने लगे। चार्ल्स गंभीर विचारों की बेतरनी में खो गया। पेरिस की कलवारियाँ। धूल से सिर पर से पैर तक नहाए हुए दो आदमी कलवारियाँ प्रविष्ट हुए। उन्हें देखने के लिए वहाँ मौजूद सभी लोग आंखें उठाई और पर कोई बोला नहीं। भीतर आने वालों में एक पटवारिया का मालिक डिपार्डिये था। उसने सबको अभिवादन करते हुए कहा, मौसम बहुत खराब है। इस पर हर एक आदमी ने अपने पास बैठे हुए साथी पर नजर डाली, फिर आंखें नीचे कर ली, जैसे उसका वह मौन समर्थन किया हो। एक आदमी वहाँ से धीरे बाहर चला गया। मेरी रानी, डिपार्डिये ने अपनी पत्नी को संबोधित करके कहा, मैं इस सड़क बनाने वाले के साथ कई मील का सफ़र करके आ रहा हूँ। इससे मेरी राह में अचानक भेंट हो गई थी। बहुत अच्छा आदमी है ये जैक्स। इससे कुछ पीने को दे सकोगी? इसी समय दूसरा आदमी उठा और चुपचाप खिसक गया। श्रीमती डिपार्डिये ने एक गिलास में शराब डालकर सड़क बनाने वाले को दी। वह उसे लेकर पी गया और अपने बगल में दबाई हुई पोटली में से एक सूखी भूरी रोटी निकाली और बड़े इत्मीनान से उससे कुतरने लगा। इसी समय तीसरा आदमी उठा और चुपचाप निकल गया। डिपार्डिये ने भी शराब का एक घूंट पीकर अपने गले को खींचा और साथी से बोला, दोस्त पी चुके हैं? हाँ धन्यवाद। तो चलो तुम्हारे ठहरने की जगह बता दूँ। एक बड़ी आराम की कोठरी है, शांत एकांत, खूब नींद आएगी। चलो, कहकर जैक्स उसके साथ चला पड़ा। कई साल पहले एक बूढ़ा आदमी बेंच पर बैठकर वही रात दिन जूते बनाया करता था। आज वह बूढ़ा न था, न जूते बनाने का कोई सामान। अभी कलवारिया में से जो 3 आदमी चुपचाप एक कर खिसक आए थे, वे ही तीनों वहाँ मौजूद थे। डिपार्डिये अपने साथी के साथ उस घर में घुसा और सावधानी से किवाड़ बंद कर दिए। उसके बाद दबी और धीमी आवाज़ में बोला, जैक्स प्रथम, जैक्स द्वितीय, जैक्स थर्ड। मैं
जेकस पंचम इस गवाह जेकस चतुर्थ को आपके सामने लाया हूँ। बड़ी मुश्किल से मैं इसे खोजकर आप लोगों के सामने ला सका हूँ। जेकस चतुर्थ किस सारी बात सुनाइए। सड़क बनाने वाले जेकस चतुर्थ ने अपनी नीली टोपी हाथ में ले रखी थी। उसने अपने माथे की धूल झाड़कर बोला, कहाँ से शुरू करूँ? वहाँ से। आरंभ में डिफाल्ट ने कहा। इस पर सड़क बनाने वाले ने पूरे विवरण के साथ उसी पुरानी घटना को दोहराया कि किस तरह उस दिन मार्किस की गाड़ी के नीचे लटकते उसने गास्पार्ड को देखा था। सूरज डूब रहा था। मार्किस की गाड़ी धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ रही थी। वह गाड़ी के नीचे जंजीर पकड़े लटक रहा था। पीछे जब मार्किस ने मुझसे पूछा तो मुझे बताना पड़ा कि वह एक लंबा तगड़ा आदमी था। जेकस दूसरे ने उसे रोककर कहा, तुम्हें ऐसा न करना चाहिए था। कह देने ये तो नाटक का था। इस पर जेकस चतुर्थ ने कहा, अरे भाई, तब तक मुझे उसके इरादे का थोड़ा ही पता था। मार्कस की हत्या तो उसने बाद में की थी। जेकस पंथम बोला, ये ठीक कह रहा है, उसे रोको मत, कहने दो। जेकस थर्ड उसके कुछ अरसे तक यह खोया रहा, करीब 12 महीने तक। बाद में फिर पहाड़ की सड़क पर काम कर रहा था। अचानक मैंने 6 सिपाहियों की पहाड़ी पर देखा। उनके बीच में हथकड़ियों से जड़खड़ा हुआ एक लंबा तगड़ा आदमी था। जेकस प्रथम उत्तेजित होकर फिर जेकस चतुर्थ वे चलते चलते मेरे बिल्कुल पास आ गए थे। उसकी हथकड़ियों की आवाज़ मेरे कानों को पार कर गई। उस समय मैंने उससे और अब उसने मुझे देखा, परंतु इस तरह जैसे हम एक दूसरे को जानते ही न हो। एक सिपाही ने कड़क कर कहा, जल्दी चल, कब्र बेचैनी से तेरा इंतजार कर रही है। वे उसे गांव से होकर कैद खाने में ले गए। जेकस द्वितीय लोगों ने उसे जाते हुए देखा होगा। जेकस चतुर्थ, हाँ, सारे गांव में। अगले दिन कैद खाने के जंगल में मैंने उसे खड़ा देखा था। खूंखार श्रीमती डिफाल्ट पर पड़ी। से उसने जान लिया कि नया पंछी उसने बुनाई का सामान एक और रख दिया और गुलाब का फूल रखकर विदेश में खोजते उधर गौर से देखा। उस समय एक अजीब सी दृश्य देखने में आया। जो ही उसने गुलाब चूल्हे में घुसा, गुलाब ने बातचीत बंद कर दी और एक करके धीरे धीरे खिसकने लगे। नवा अंत ने सामने पहुँच कर कहा, नमस्ते श्रीमती जी। नमस्ते जी कहकर श्रीमती डिफाल्ट मनी मन उस वर्णन से उसकी आकृति को मिलाने लगी जो उसके पति ने सुनाया था। नवागंतुक ने बड़ी नम्रता से कहा, श्रीमती जी, क्या आप मुझे एक गिलास बढ़िया शराब दे सकेंगी? तुरंत एक गिलास उसकी सेवा में पेश किया गया। उसे पीकर उसने शराब की बहुत प्रशंसा की। श्रीमती डिफाल्ट जवाब गई कि शराब की तारीफ के बहाने वह उससे घनिष्ठता प्राप्त करना चाहता। उन्होंने अपनी बुनाई के सामान को उठा लिया और उसी में संलग्न हो गई। नवागंतुक ने एक बार चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, हर एक वस्तु को अच्छी तरह देखा और फिर बोला, आप बहुत कुशलता से बुनती है। हाँ, मेरी आदत पड़ गई है। कितनी साफ और सुंदर बुनाई है। आपकी पसंद है कहकर श्रीमती डिफाल्ट ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर दृष्टि डाली। सचमुच? और क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किस लिए इतना श्रम कर रही है? एक शौक है जी, योग नहीं। हो सकता है किसी दिन काम भी आए जाए। इस समय कलारी में 2 आदमी घुसे पर श्रीमती डिफाल्ट के जोड़े में गुलाब देखकर चौकन्ने हो गए और उल्टे पाँव किसी दोस्त को देखने के बहाने बाहर चले गए। जो पहले से मौजूद थे वे पहले जा चुके थे। जासूस बहुत सतर्क था पर कोई ऐसी चीज़ उसकी निगाह नहीं पाई जिससे वह किसी नतीजे पर पहुंचा। आखिर वह बोला, आजकल कारोबार मंदा दिखता है। हाँ जी, लोग बहुत गरीब है, उसे मूल्य चुकाना ही पड़ेगा। उसे इतना तो मालूम होगा कि
इसका मूल्य क्या होगा वही उसने चुका दिया। लो मेरे पति भी आज पहुँचे। जोई कल्लारी के मालिक डिपार्डिये ने भीतर प्रवेश किया। जासूस ने झुककर उसे अभिवादन किया। मुस्कुराते हुए बोला, नमस्ते जैक्स। डिपार्डिये रुक गया और चेहरे की ओर ताकने लगा। जासूस ने फिर दोहराया, नमस्ते जैक्स। डिपार्डिये ने उत्तर में कहा, आप धोखा खा रहे हैं जनाब, आप किसी और के ख्याल में हैं। मैं वह नहीं हूँ, मेरा नाम अर्नेस्ट डिपार्डिये है। तब भी कोई हर्ज नहीं, एक ही बात है। खैर नमस्कार। डिपार्डिये ने भी रुखाई से उत्तर दिया, नमस्कार। जासूस, मैं श्रीमती जी से कह रहा था कि लोग बताते हैं कि बेचारे डेस्पार्ड के विषय में यहाँ सहानुभूति और विरोध का अंत नहीं है, और यह ठीक है आखिर लोग। डिपार्डिये, मुझसे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, मुझे कहने भी कुछ मालूम नहीं है। डिपार्डिये वहाँ से हटकर दुकान में घुसा और अपनी स्त्री की कुर्सी के हत्थे पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। जासूस जैसे कुछ ही देख ही नहीं रहा था, इस प्रकार बना रहा। डिपार्डिये ने अपने स्थान पर खड़े खड़े कहा, आप यहाँ से बहुत अच्छी तरह सब कुछ जान पड़ते, हम लोगों से भी अधिक। ऐसी कोई बात नहीं है, पर यहाँ के अभागे लोगों के प्रति मेरे मन में कुछ अजीब मोह सा है, इसलिए आशा करता हूँ कि यहाँ से अच्छी तरह परिचित हो सकूँगा। यह बात है। डिपार्डिये ने गुनगुनाया। डिपार्डिये, माँ से आपसे बातचीत करने से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपके नाम के साथ कई बड़ी दिलचस्प घटनाओं का संबंध रहा है। हो सकता है। डिपार्डिये ने रुखाई से कहा, हाँ जी, जब डॉक्टर मिनेट मुक्त हुए थे तो वे आप ही की सुपुर्दगी में रहे थे। मुझे उन तमाम बातों की जानकारी है। हाँ, हुआ तो ऐसा ही था, डिपार्डिये ने उत्तर दिया। अगर ऐसा ही तो क्या हो? श्रीमती डिपार्डिये ने घुराते हुए यही कि अगर ऐसा हो, हम लोग वह दिन देखने लिए जिंदा रहे, तो मैं चाहता हूँ कि उसका पति फ्रांस भूमि पर पैर न रखे, उसका भाग्य उसे बाहर ही रखे। उसके पति का भाग्य, वह तो उसे वही ले जाएंगे जहाँ उसकी आवश्यकता है, और अंत में उसका वही अंत होगा। उसे अंतर नहीं पड़ सकता है, कोई उसे बचा नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता, कोई उससे नहीं बच सकता है। उस वंश को तो निर्मूल होना ही पड़ेगा। इतना कहकर अपने बुनाई का सामान एक ओर रख दिया और जोड़े में खिंचा हुआ गुलाब का फूल उतार लिया। उसके बाद उसकी कलारी की सदा खिलाती आवाजाही शुरू हो गई। विवाह के बाद जब लूसी और डार्ने घर लौटे तो उन्हें बधाई देने के लिए जो पहला व्यक्ति मिला वह थे सिडनी कार्टन। उसी तरह लापरवाही से घूमते हुए और बेखबर, बिखरे बाल और अस्त व्यस्त कपड़ों में वे आकर उपस्थित हो गए, परंतु इस वेशभूषा में भी उनकी आकृति विस्वस्त लग रही थी। थोड़ी देर में जब मौका लगा तो वे डार्ने की ओर गए और बोले, भाई डार्ने, मेरी इच्छा है कि हम दोनों मित्र बन जाए। डार्ने, तो क्या हम मित्र नहीं है? कार्टन, नहीं, इस तरह नहीं, केवल कहने के लिए नहीं। डार्ने हंस पड़े और बोले, तो किस तरह भाई? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। कार्टन, वही तो मैं जो बात करना चाहता हूँ वह कहने में आती ही नहीं है। तुम्हें एक दिन की याद है कब मुझसे रोज संगति किए हुए था? डार्ने विनोद करते बोले, हाँ, उस दिन को कैसे भूल सकता हूँ जब तुमने मुझे यह कहने का वादा किया था कि तुम नशे में हो। कार्टन, मुझे भी याद है मैं नशे में चर्चा चलाते हुए कहा। कार्टन भी ऐसा अजीब लापरवाह और चल तबीयत का आदमी है, उन्होंने कुछ बहुत कटु आलोचना नहीं की और वैसी उनकी मंशा ही थी, एक साधारण सी चर्चा करे। वे ये बताना चाहते थे कि कार्टन का व्यक्तित्व न जाने किस तरह का है। अगर उन्हें ये पता होता कि चर्चा से उनकी पत्नी के कोमल हृदय को ठेस लगेगी तो कदाचित मुँह भी नहीं खोलते। रात को जब दोनों मिले तो डार्ने ने प्यार से कहा, क्यों आज उदास सी हो लूसी? हाँ, मेरा मन भारी सा हो रहा है। प्रिय लूसी ने उत्तर दिया। डार्ने, ऐसा क्यों है प्रिय लूसी? बात यह है कि आप विशेष आज जिज्ञासा न करे तो कहूँ। हाँ, तुम कहो, जितना आवश्यक उतना ही कहो। मेरा ख्याल है कि बेचारे कार्टन हम लोगों को इससे भी अधिक आदर भावना और करुणा के पात्र है। अब आपने उनके प्रति
मुझसे भी कही हटेगी। यह तो ठीक है मेरी रानी, परंतु तुम ऐसा क्यों कहती हो? यही तो मत पूछो। मैं समझती हूँ कि मैं जानती हूँ, बस इतना ही मान लो। खैर तुम जानती हो तो ठीक है, फिर बताओ हमें क्या करना होगा। मैं आपसे प्रार्थना करूँगी कि आप उनके प्रति सदैव मृदु एवं उदार साबित हो। कभी वे गलती भी कर बैठे तो उन्हें क्षमा कर दे। आप ये विश्वास कर ले कि वे बड़े सहृदय व्यक्ति है। वे अपने हृदय की बात कभी कभी ही कहते हैं। इस जीवन में उनके हृदय में बहुत सारे गहरे गहरे घाव लगे हैं। मुझे उनका कुछ आभास है। इस बात का मुझे सपन में भी ख्याल न था। मुझे अनजान में उनके प्रति बहुत बड़ा अन्याय किया है मेरे स्वामी। मेरा ख्याल है कि उनका हृदय तार तार हो चुका है और वे उस हद तक आगे बढ़ गए हैं कि सब उनके सुधार की कोई आशा नहीं रह गई है। अब आशा नहीं रह गई, फिर भी उनसे ये आशा तो की जा सकती है कि वे कोई घृणित और जघन्य कर्म नहीं कर देंगे। उनके द्वारा जो कुछ भी होगा वह उत्तम, महान और स्मरणीय ही होगा। उस समय यदि कोई पास वाली और अंधेरी गली तो गुजर रहा हो, उसने इस निश्चल अभिव्यक्ति को सुन लिया हो तो उसके होठों पर ये शब्द अवश्य बोल उठते, परमात्मा उससे उसकी मधुरता और कृपा के पूर्ण फल के लिए सुखी रखे। वह तूफानी दिन, महीने बीत गए, वर्ष बीत गई, लेकिन तुलसी की कन्या छोटी तुलसी 6 साल की हो गई। वह घर में दौड़ी दौड़ी फिरती थी। जिमी कार्टन को उस घर में बिना बुलाए किसी भी समय आने की जरूरत थी, किंतु वह साल भर में केवल 6-7 बार ही आता था। जब आता था तो छोटी तुलसी उसके गले में अपनी बाहें डाल देती थी। ये दोनों इस कदर मिल गए थे कि जिसका कोई हिसाब नहीं। जिमी कार्टन उसी तरह शराब में डूबते रहता था और वैसा ही अपने शरीर और व्यक्तित्व के प्रति उदासीन, परंतु जब वह इस घर में पैर रखता था उस समय नशे में न होता था। छोटी लूसी की छठी बांसकांड के करीब से दिन पर दिन बहुत भयंकर समाचार आने लगे। सब लगने लगा जैसे समुंदर पार भूकंप आने की तैयारियां हो रही हो। इस शांतिमय गृहस्थी के मधुर वातावरण में कभी कभी घनघोर काली घटाएं उमड़ती प्रतीत होती थी और ऐसा लगता था कि सागर की ताल तरंगे उठकर वहाँ तक आ जाएगी। जुलाई आधी बीत चुकी थी। 1790 जुलाई की उस रात को वृद्ध लोरी महाज से देर तक बैंक से लौटकर आए। घर की खिड़की के सामने वे लूसी और उसके पति के साथ बैठकर कहने लगे, आज कैसी डरावनी और गर्म रात है। मैंने तो समझ लिया था कि आज रात को बैंक में ही रहना पड़ेगा। ओ कितना काम है, सुबह से काम तक काम, रात को भी काम, एक क्षण भी फुर्सत नहीं। न जाने क्या होने वाला है। फ्रांस में लोगों का विश्वास उठ गया है। शायद लोग पागल हो गए हैं। अपनी किसी प्रकार की संपत्ति को वे वास्तविक नहीं समझते। सोना चांदी माल असबाब सब इंग्लैंड भेजना चाहते हैं। यह तो बहुत बड़े लक्षण है। विशाल दानव ने कहा, हाँ ऐसा लगता है कि जानवरों के सभी आसार जुट गए। अब क्षणों की ही देर है। पेरिस में लोग महामृत्यु का तांडव देखने की प्रतीक्षा में व्याकुल हो रहे हैं। प्रतिपल समुद्र पार से एक ही ध्वनि सुनाई पड़ती है, क्रांति क्रांति महाक्रांति कहकर लोरी हाथ से अपनी कुर्सी पर लुढ़क रहे तुलसी और डांडी भी आने वाली कल्पना में खो गए। जब लंदन में डॉक्टर मैनन के घर में खिड़की के सामने ये लोग इस प्रकार की चर्चा कर रहे थे, उस समय पेरिस सेंट एंटनी मोहल्ले में एक भीषण तूफान उठ रहा था। तेज तलवार, छुरे, कटारी, भाले और बंदूक चारों और चमक रहे थे। सेंट एंटनी के हृदय से आकाश को छीनने वाली गर्जना उठ रही थी। भगवती बजाओ का एक महासागर लहरा रहा था। जिसके हाथों में हथियार आ गया था उसी को लिए वह निकल पड़ा था। गोला बारूद से लगाकर लाठी और डंडा तक हजारों किस्म के हथियार निकल आए थे। सड़क पर आने जाने वाला कोई भी आदमी या औरत बिना हथियार के न आकाश से इतने हथियार आ गए थे। कौन इस प्रकार उन्हें हर आदमी को बांट रहा था, उसका उत्तर कोई नहीं दे सकता था। परंतु गोली बारूद, कुल्हाड़ी, फरसे, छुरी, कटारी, लोहे के छड़ और लाठी खुले आम बढ़ रहे थे। मैं मालूम व्यक्ति के
भीतर का कौन सा शस्त्रागार अचानक खोल दिया गया था। सेंट एंटनी के मोहल्ले की नाटी दीवार के वेग से धड़-धड़ कर रही थी। उसका हृदय उछल रहा था। उस स्थान का हर व्यक्ति प्राणों को चीते के बराबर समझ रहा था और हथेली पर लिए फिरता था। मौत को गले लगाने के लिए दुनिया उमड़ रही थी। जैसे गर्म पानी के चश्मों का उबाल किसी एक खास जगह से आता है, उसी तरह पेरिस के इस ज्वालामुखी का केंद्र डिफाल्टी की कलारी था। बारी-बारी मटकों की दारू का एक-एक बूंद आज उस मतवाली सेना के सिपाहियों को दिया जा रहा था, जिन्हें डिफाल्टी खुद गला फाड़कर बढ़ावा दे रहा था। वह शराब बाँटता था, बारूद बाँटता था, हथियार बाँटता था, आदेश देता था, आदमियों को खींचता था, आदमियों को आगे धकेलता था, एक और हथियार लेकर दूसरे को देता था, दूसरे के छीन कर तीसरे को देता था। उसने क्या करना, किसी के इशारे पर जीवन होम देना है, ये बताना था, पता था। इस प्रकार की प्रलयकारी हलचल में वह सबसे आगे था, सबसे प्रमुख था। वह ऊंचे स्वर से गर्जना कर बोला, जैक्स द्वितीय, या मेरे पास ही रहो। जैक्स प्रथम और जैक्स द्वितीय, तुम बिखर जाओ और जितने साथी मिल सके उन्हें अपनी अपनी कमान में रखो। और अपनी स्त्री कहा है, सिमरी डिफाल्टी के बाजे की तरह गंभीर आवाज में बोली, मैं यह रही, इधर क्यों नहीं देखते। उसने दाहिने हाथ में एक गाड़ी थी, कमर में एक पिस्तौल लटक रहा था और एक तीखी कटार खोसी हुई थी। रक्तचंडिका की तरह यह स्त्री सैन्य समूह में साहस और उत्साह का तूफान उठाती थी। तुम कहाँ जा रही हो? डिफाल्टी ने पूछा। अभी तो तुम लोगों के साथ जा रही हूँ, बाद में द्वितीय की सेना के आगे राउंड में रहूँगी, किसी डिफाल्टी ने